मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत कक्षा में व्याकरण भाग प्रारंभ करना चाहते हैं। इस व्याकरण भाग में जो समास है, आज हम लोग समास की पढ़ाई करेंगे। समास आपके व्याकरण भाग का अभिन्न अंग है। समास का अर्थ होता है बच्चों एक शब्द में संक्षेप। समसनम समास कहा कि समसनम समास एक संक्षिप्त रूप है। उसकी लंबी परिभाषा है, जबकि द्वयो पदयो बहुनाम पदानाम वा स्व विभक्तिम परित्यज्य एक पदीकरणम समास, यानी दो या दो से अधिक पद जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक जगह आकर मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को हम समास कहते हैं। एक ये लंबी परिभाषा है। शमसनम समास ये भी है। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस में समस्त पद दिया जाता है, तो उस समस्त पद को आपको विग्रह करना होता है। विग्रह करके समास बताइए, या विग्रह पद दिया रहता है, उस विग्रह पद को समस्त पद बनाना होता है। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो समास है, संस्कृत व्याकरण में कहा है कि खट समासा भवन्ति, समास 6 माने जाते हैं ऐसे। और लेकिन आपको आपके पाठ्यक्रम में अव्ययी, तद्भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व है ना, तत्पुरुष हो गया, अव्ययी भाव हो गया और द्वंद्व, ये 3 समास अभी पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया तत्पुरुष को, लेकिन तत्पुरुष से पहले हम ये विचार करते हैं अव्ययी भाव पर, क्योंकि सिलेबस में आपका पहले तो तत्पुरुष दिया है, फिर भी अव्ययी भाव जो समास है वो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थता भावात्या। जो सूत्र है, पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, वह समासिक पद जिसका पूर्व पद प्रधान हो और वह पूर्व पद अव्यय हो और दूसरा पद उसका संज्ञा हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और प्रत्येक समास के समासिक पद की पहचान के लिए कुछ न कुछ विशिष्ट पद हैं। उन पदों को ध्यान देंगे तो आप सभी समासिक पदों को आप जान जाएंगे। मैं संक्षिप्त रूप में अव्ययी भाव और तत्पुरुष इन दोनों के को कैसे पहचानेंगे, दोनों को समासिक पदों को कैसे पहचानेंगे और विग्रह करेंगे, इसके लिए संक्षिप्त रूप में मैं आपको एक बात समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। और विस्तृत रूप से मैं सबका एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। विग्रह करने का तरीका बताऊँगा, बहुत ही सहज तरीके से आप इसे समझ सकेंगे। जैसे मान लो कि पहले अव्ययी भाव समास है। पाठक्रम में पहले तो तत्पुरुष ही है, फिर भी आप अव्ययी भाव को थोड़ा समझ लें। पूर्व पद इसका अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक समासिक पद लेते हैं हम, प्रतिदिनम, है ना, उपनदी। तो इस समासिक पदों में है क्या, अव्ययी भाव में पूर्व पद सब का सब अव्यय रहेगा, तो इसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। वो समस्त पद उपनदी, उपगंगम, है ना, प्रति से प्रतिदिनम, प्रतिग्रामम, प्रतिगृहम, यानी बाद वाला पद कोई भी होगा लेकिन पहले वाला पद अव्यय होगा। प्रति, अधि, अधिशरीरम, अधिजनम। अब अधि है, उप है, तो अधि पहले रहेगा, बाद वाला पद कोई भी दूसरा भी रह जाएगा। बाद वाले दूसरे वाले पद कोई भी बन सकते हैं, लेकिन पहला पद इसका जब भी होगा अव्ययी भाव होगा, अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। ठीक उसी तरह से तत्पुरुष समास की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं सभी का एक बार संक्षिप्त परिचय आपको बता देता हूँ, तत्पुरुष का भी। तो तत्पुरुष का कहता है कि उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषा, वह समासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययी भाव को कह दिया कि पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, जिसका पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय हो, उसका दूसरा पद संज्ञा हो। तो तत्पुरुष में ठीक उसका विपरीत कहा कि उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषा, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उससे वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी तत्पुरुष समास को हम उत्तर पद के आधार पर ही हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर पद है, तो उत्तर पद जैसे द्वितीया श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्त पन्नई, ये सूत्र है द्वितीया का। तो श्रित हो गया, अतीत हो गया, पतित हो गया, गत हो गया, अत्यस्त हो गया, प्राप्त हो गया, आपन्न हो गया। इस तरह से ये सब जो शब्द पद जुड़े रहेंगे वो आपका तत्पुरुष समास होगा, है ना। और जैसे इसमें मान लीजिए कि एक शब्द पद है ग्राम गता,
तो जो द्वितीय तत्पुरुष होगा उसका विग्रह जब भी करेंगे तो द्वितीय में करेंगे। जैसे ग्राम गता, ग्राम गता का मीनिंग हम समझेंगे गांव को गया। सबसे पहले एक बात बच्चों ध्यान देना होगा कि समासिक विग्रह हम तभी कर पाएंगे जब समस्त पद के अर्थ समझेंगे। कोई भी समस्त पद आपके पास आता है, उसे एग्जाम में आप देखते हैं चाहे कभी भी, उसके अर्थों को समझिए। जिस विभक्ति का वह समस्त पद है उस व्यक्ति में उसको विग्रह कर दीजिए, है ना। जैसे कृष्ण श्रिता, तो ये तो शब्द पद आया कि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ये सब जो है शब्द पद जिसके में लगे रहेंगे वो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। तो जैसे श्रित शब्द पद है, तो श्रित बाद में है उत्तर पद में, और ये तत्पुरुष समास कह भी रहा है कि उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष के जैसे सप्तमी तक भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, सप्तमी तक, तो सबके अलग अलग पहचान हैं। तो जैसे हम श्रित का लेते हैं द्वितीय का, तो श्रित कृष्ण श्रिता है, धन श्रिता, बाद वाला पद वहीं रहेगा, पूर्व वाला पद आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अतीत है ना, दुखातीता, पतित, गत पतिता, आपन्न, धन्नापन्न, इस तरह के शब्द पद हैं। और इनको विग्रह करने के लिए भी हम द्वितीय विभक्ति में ही उसको विग्रह करेंगे। अब ग्राम गता, तो यह अर्थ हम लगाएंगे गांव को गया, ग्रामम गता। कृष्ण श्रिता, कृष्णम श्रिता। कूप पतिता, कूपम पतिता, ठीक है। जैसे अब गृह, अब मान लीजिए कि एक जगह है ग्राम गता, तो ग्राम गता के बाद दूसरा पद हम दे देंगे गृह गता, तो गृहम गता। गृह गता है तो गृहम गता, द्वितीय विग्रह करेंगे। इसी प्रकार से सभी आपके इसके सूत्र को हमको याद करना पड़ेगा, या शब्द पद को एक एक को याद कर लेंगे। अब तृतीया दिया आएगा, तृतीय तत्पुरुष, तो तृतीय तत्पुरुष के शब्द पद याद करेंगे कि जिनके उत्तर पद में पूर्व, सदृश, सम, उन, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण, ये शब्द पद हों उसे हम तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष समास समझेंगे। अब पूर्व हुआ, सदृश हुआ, तो पूर्व का एक एग्जाम्पल लीजिए, मास पूर्व, तो मास पूर्व एक समासिक पद शब्द पद है, तो पूर्व बाद में है, तो इसके पहले मास यानी महीना, ठीक है। तब इसको विग्रह करेंगे तो पूर्व वाले पद में हम तृतीय व्यक्ति लगा देंगे, मासेन पूर्व। सदृश, तो मातृसदृशा, तो सदृश शब्द पद बाद में है, उसको तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे। तो पूर्व वाले पद में हम विभक्ति तृतीय लगा देंगे, है ना, तो मात्रा सदृशा, मातृसदृशा। इस प्रकार से इन शब्द पदों को आप समझेंगे। मैं अलग अलग पुनः आपको बताऊंगा। धन्यवाद।